expert, and we will have a question and answer session. In the meantime, मैं क्या करूँगा कि I'm also going to share the link with you, ताकि आपके जितने फैंस हैं या आपके जो सर्कल के लोग हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सके. So I'm just sending him a link of the channel that we have, and let's see that how many people would like to watch it live. I'm just sharing this link with you, sir. You have received it in your phone. You can share it in whichever groups that you wish to share it. तो ये हमारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है और ये साथ साथ आप अपने ग्रुप्स में शेयर भी करते जाएं. क्रिप्टो के मुतालिक जो है देयर इज नो मीनिंगफुल डिस्कशन इन पाकिस्तान. बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है. और वो इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने क्रिप्टो डिस्कस किया और जो क्रिप्टो की जो बातें सारी वो हमने की, तो लेकिन लोगों ने कहा कि आपने तो इतनी गार्डेड डिस्कशन कर दी और दूसरे मुल्कों के अंदर इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही. तो इसके बारे में अब क्या बात करनी है? तो ये है कि हारून साहब, आप भी इस बारे में आपसे भी राय लूंगा. पिछला जब मैं बिजनेस टुडे का शो किया, क्वेश्चन आया मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना कितना सही है. चलें ये शुरू करते हैं. अच्छा, मैं पहले आपको बताऊं. जी बिल्कुल, आगाज में ही आप सवाल का जवाब दे दें ताकि Q&A से ही शुरू हो जाए, फिर बाद में हम अपने भी डालते रहेंगे सवाल. ये तो प्रोग्राम बड़े मजे का कि अभी से ही हमें एक रिस्पांस आना शुरू हो गया मार्केट से और हम देख रहे हैं कि लोग इसको लाइव वॉच कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और सवाल पे सवाल आ जाने चाहिए ताकि लोगों के जो बहुत सारे खदशात हैं, जो बहुत सारे डाउट्स हैं, दैट शुड बी क्लियर. इनका जो पहला सवाल इन्होंने पूछा मीम कॉइन के हवाले से, देखें मीम कॉइन का आगाज जो है NFT के बाद आया सिंस 2021-22, जब पहला मीम कॉइन आया था शिबा इनू के नाम से. वैसे तो बहुत सारे थे उसके साथ, लेकिन उसकी जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ज्यादा थी. मीम कॉइन जो है हमेशा से किसी सेंटिमेंट्स पे और किसी ऐसी बात की बुनियाद पे बनाया जाता है ताकि लोग उसको याद रखें. इसके वैसे तो बेसिकली कोई फंडामेंटल नहीं होता है, बट आपने ये देखना होता है कि दुनिया में इसका चर्चा कहाँ पर है. जैसे आप कोई चीजें अपने घर में डेकोरेशन रखते हैं, आपने देखा होगा, आप कहते हैं यार ये महंगा तो आइटम बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत भी बस वैसी है, उस हिसाब से आप उसको सजा के रखते हैं. तो मेजोरिटी पीपल आर होल्डिंग मीम कॉइन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशन पीस इन देयर वॉलेट. तो ये इसकी अहमियत है. मेरे नजर में तो इसकी ये अहमियत नजर आती है. आप ये अहमियत देते हैं? मैं ये अहमियत देता हूँ कि हाँ ये. अच्छा, मेरी राय ये है कि देखो, मेरी राय है, हो सकता है आप, इट्स माय ओपिनियन. देखिए आजकल सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना, सोशल इन्फ्लुएंस जो है उसको इन्होंने मोनेटाइज कर दिया है. ये क्या है कि पहले जो लोग थे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एक और क्वेश्चन आ गया भाई. तो मेन एम ये है कि अब जो हमें अंडरस्टैंड करनी है चीज, वो ये कि मेरी ऐसी राय, हो सकता है आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मैं किस कॉइन में इन्वेस्ट करूं? 1000 इंडियन रुपीस से. 1000 इंडियन रुपीज से? लो भाई, ये तो 1000 इंडियन रुपीज. अब इंडिया से क्वेश्चन आ गया, अब इसका डिपेंड करता है कि पहले तो आपके पास की जो रिसर्च होनी चाहिए. मेरा जहां तक ख्याल है, ये जो L1 के जो कॉइन्स हैं, जिनको हम लेयर 1 कहते हैं, जो कॉइन जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है, इनके अंदर आपको इतना शायद रिटर्न नजर नहीं आएगा. बट एज फार एज लेयर 2 इज कंसर्न, जहां पे आपको टोकन नजर आएंगे, चाहे वो सोलाना क्यों, चाहे वो ट्रॉन पर हो, चाहे वो इथेरियम पर हो. ये सारे जो लेयर 2 के टोकन हैं, इनकी एक तो सप्लाई फिक्स होती है. ज्यादातर की जो सप्लाई होती है वो अनलॉक होती है. वो देखा जाता है कि वो कब जाके उसको अनलॉक करेंगे, यानी कि वो लॉक होती है और कुछ अनलॉक होती है. जो बाकी रह जाती है लॉक, उसको वो जब अनलॉक करेंगे तो देखना पड़ता है कि उसकी सप्लाई जो है वो कब जाके खुलेगी, 6 महीने बाद, साल महीने बाद. लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो टोकन को खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं होता कि इसकी जो सप्लाई है वो कब अनलॉक होने जा रही है. एज फार एज द सप्लाई इज स्टार्टेड अनलॉकिंग, द प्राइस ऑटोमेटिकली गोज डाउन, जिसकी वजह से जो उनका टारगेट होता है वो अचीव नहीं कर पाते. बीइंग एन एडवाइजर, मैं खुद एडवाइस करता हूँ लोगों को कि अगर आप किसी से टिप भी लें तो कम से कम आप फ्री में टिप ना लें, क्योंकि वो उनकी रिसर्च नहीं होती. मैं जब टिप देता हूँ किसी को तो आई चार्ज माई फीस, मैं अपनी कंसल्टेंसी उसमें चार्ज करता हूँ उसकी रिसर्च करने के बाद, या मैं डिफरेंट पेड ग्रुप के साथ होता हूँ ताकि मुझे कोई ऑथेंटिक इन्फो इसमें से मिल सके. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस हिसाब से बताऊंगा कि क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो ये टोकन्स चलाने में इनका बहुत अहम रोल होता है. व्हेन यू आस्क फॉर ओपिनियन फ्रॉम देम फॉर फ्री, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पता नहीं हारून भाई इसको एंडोर्स करते हैं कि नहीं, तो क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं इन्फ्लुएंसर्स को अपने पेरोल पे या तो लेती हैं या उनको एयर ड्रॉप का प्रॉमिस करती हैं या कोई
कमिटमेंट उनके साथ करती हैं कि भाई आप हमारी क्रिप्टो को पॉपुलराइज करो, तो हम आपको कुछ मतलब इंसेंटिव देंगे। तो वो फिर क्या होता है कि वो फ्री में फिर आपको उसका टोकन का नाम बोलते हैं, फौरन बोलते हैं फला लेना फला लेना फला लेना। लेकिन ये कि अगर आप पे करके जब लेते हैं, जस्ट लाइक ही सेइंग देयर आर मेनी ग्रुप्स, आपने वैसे इनको नापसंद है मैं वकार ज़का का जिक्र करूं, लेकिन वकार ज़का साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं भी मेंबर हूं बहुत सारे ग्रुप्स का, और पेड ग्रुप्स होते हैं और ये होता है और पता नहीं लाखों डॉलर देने पड़ते हैं। तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्यू ऑफ दोज ग्रुप्स, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक ही हैज टू पे अ वेरी हेफ्टी फी टू बी देयर, so he charges people to let you know the secrets, am I right? पहले ये बिल्कुल अच्छा, पहली बात तो है कि वकार भाई से मेरा कोई किसी बात पे क्लैश नहीं है, हमारी कभी एक दफा दो दफा मुलाकात पहले हो चुकी है। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनका अपना एक वर्क वे आउट है, ठीक है। आप इसकी मिसाल इस तरह से लें, अक्सर लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर को गलत समझते हैं। ऐसा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो एफएमसीजीज की प्रोडक्ट्स हों या कंज्यूमेबल आइटम हो। इनके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होता, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग होती है, इसके पीछे एड्स होते हैं। लेकिन कभी आपने क्रिप्टो का ऐड देखा, कभी आपने बिटकॉइन का ऐड देखा, कभी आपने इथेरियम सोलाना का ऐड देखा? आपको ये ऐड बहुत कम नजर आएंगे, बल्कि नजर ही नहीं आएंगे आपको। हाँ। इसकी जगह जो है ना, इन मार्केटिंग टूल्स ने इनकी जगह जो ली गई है वो इन्फ्लुएंसर ने ली। लेकिन आपने तो बिटकॉइन की शर्ट पहनी हुई है, इसलिए कि देखिए बिटकॉइन जो है, दिस इज माय लास्ट लव, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसको मजाक कहूँ या इसको सीरियस लाऊं, वो कहता है ना मेरा आखिरी प्यार जो है वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन की वजह से ही जो है ये सब शो हो रहा है इस वक्त, इसकी बुनियाद सारी बिटकॉइन की है। क्रेडिट गोज टू सतोशी नाकामोटो। अगर वही कोडिंग डिजाइन नहीं करते 2009 में, और आज हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते, तो इस इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन आया है, स्पेशली जो हमारी एक फाइनेंशियल फ्रीडम का हम अगर बात करें, क्योंकि देखें ये जो सिस्टम हम जिसमें बैठे हुए डिसेंट्रलाइज, इज कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम अवर ट्रेडिशनल सिस्टम। लोग इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग। ये एक सिस्टम बिल्कुल अलग है, और ये हम ट्रेडिशनल सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अलग है। दोनों कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के तहत चल रहा है, जहां पे किसी के पास कोई इजारादारी नहीं, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। नोबडी इज ओनिंग द बिटकॉइन, नोबडी इज कि ये सारे बिटकॉइन मेरे हैं, सब माइनिंग मशीन मेरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके जो मर्जी वो उसमें रोल प्ले कर सकता है, वो उसका सेंडर, रिसीवर, माइनर या नोट बन सकता है। ये मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। एज फार एज द ट्रेडिशनल इज कंसर्न, वहां पे मोनोपोली ज्यादा है, वहां पे बड़े बड़े सेंट्रलाइज सिस्टम आपको नजर आएंगे। दे हैव मोनोपोलाइज द सिस्टम, दे बेसिकली, आप ये समझ लें कि वो जो सिस्टम के मातहत है वो उन्हीं के अंडर चल रहे हैं। वो जब चाहे इसको बंद कर दें, जब चाहे इसको ऑन कर दें, जब चाहे इसको मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करते हैं। एज फार एज द डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इज कंसर्न, वहां पे आपको ना कभी शटिंग डाउन नजर आएगी, ना कभी आपको सिस्टम डाउन होता हुआ नजर आएगा। वो हमेशा जैसे चल रहा है आज तक वैसे ही चला जा रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। आई डोंट नो इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन, बट जस्ट इन केस वी डोंट, यू हैव टाइम, प्लीज शेयर इट इन योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। और अगर आप किसी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपका जो है हल्का है अहबाब, और मोस्ट ऑफ ऑल आपका हल्का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। और मोहम्मद हारून साहब शायद उन पाइनियर्स में शामिल होंगे कि जिन्होंने मुझे भी इंट्रोड्यूस किया, और ऑफ कोर्स मीनिंगफुली कभी मैंने इस चीज़ की तरफ देखा नहीं था, जब तक कि ये मेरे शो में आए, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा क्लिक किया, और आज मैं आया भी खास इन्हीं के पास। अच्छा, मैं अब आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोच के आया था, मैं आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक ना बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि यार ये तो ठीक है ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी ना ये रेगुलेटेड है, ना ये है, ये सही नहीं है, ये फलां है, आपको ये पकड़ धकड़ हो जाएगी, वो पकड़ धकड़, लोग घबरा जाते हैं। जबकि आपने इतना बड़ा फ्रेमवर्क बना लिया, आपने दुनिया में हाइप क्रिएट कर दी है कि आप बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुल्क के अंदर आपने इस तरह का क्रिएट किया है, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं जी नाजायज नहीं है, ये रेगुलेटेड नहीं है। इसको जरा क्लैरिफाई करें, हमारे लोगों को जरा दिल को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए काम शुरू करने से पहले। देखिए अली भाई, जहां तक ये बात है ना कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इसको गलत समझ रहे हैं, इसको स्कैम समझ रहे हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूँ ये नॉन कॉइनर है, ठीक है ना। हम इस कमरे में बैठे हुए, आप भी कॉइनर है, मैं भी कॉइनर हूँ, और जो हमारे साथ बैठे हमारी टीम, ये भी कॉइनर है। हाँ। लेकिन ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये सब नॉन कॉइनर है। इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने कभी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे काम नहीं किया, कभी एक्सचेंज के ऊपर लॉग इन नहीं किया। दे डोंट नो हाउ डज इट वर्क, ठीक है, इसकी क्या फिजिबिलिटी है, इसका क्या रूल है, इसका क्या कोडिंग डिजाइन की गई है। जब आप एक चीज को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर उसके बारे में फिर आप जो है वो बातें डिफरेंट करना शुरू कर देते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी सिंपल, टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको शायद आधे घंटे 1 घंटे में भी समझना है। आप चाहें तो उसका व्हाइट पेपर डाउनलोड करके गूगल से यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट अगेन आपको वहां भी बहुत चैलेंजेस आएंगे कि आखिर ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है। इसमें 2 बड़े मेजर इश्यूज थे।
एक तो हमारा डिसेंट्रलाइज था, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी वो नहीं है इसके अंदर। दूसरा डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो गया, यानी कि वन टाइम इफ आई डू ट्रांजेक्शन टू अली, वो दोबारा से मैं कर नहीं सकता सेम ट्रांजेक्शन को, बिकॉज इट्स इरिवर्सिबल। ये दो बड़े चैलेंज थे जो सतोशी नाकामोटो ने इस चैलेंज को खत्म किया, और उसके बाद जाके ये रूल डिफाइन अब किया। तो काफी बिटकॉइन मैच्योर हो एप्लीकेशन गई है क्रिप्टो मार्केट। देखिए मैच्योर तो वो पहले, देखिए वो तो पहले भी मार्केट मैच्योर थी, हमने शायद थोड़ी देर कर दी, हमें शायद देर में समझ में, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल राइट नाउ, बिकॉज हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं हमारे, और जो बिलाल बिन साकिब सीईओ इस कंपनी के हैं, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के जो सीईओ हैं, दे आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। और इसके अलावा और पाकिस्तान में मेरी आपको पता ख्वाहिश है होगी कि बिलाल बिन साकिब साहब को भी हम क्रिप्टो शो में लें किसी दिन, अगर इन्होंने भी टाइम दिया उन्होंने भी टाइम दिया तो दोनों कोशिश करूंगा मैं। अभी तो वो बाहर अमेरिका के दौरे पर हैं, एंड लेट्स होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। तो बहुत तो लोगों इसमें की जो होप्स और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस जो पाकिस्तान की इंटेंशन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो ये कि हम एक तो माइनिंग की तरफ हम जाएं, और इसके लिए उन्होंने बिजली का भी आपको पता है कि एक रिजर्व रख दिया है अराउंड 2000 मेगावाट, जिसमें से 100-200 मेगावाट तो डेटा सेंटर को चले जाएगी, बाकी 1800 मेगावाट इज रिजर्व फॉर बिटकॉइन माइनिंग। अब वो बिटकॉइन माइनिंग अच्छा, फर्म उसके जब यहाँ खिलाफ भी पर कुछ आएंगे, लोग खड़े हो गए हैं अभी। बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए, वो कह रहे हैं जी फिजिबल नहीं है, ये नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, आप उनको नहीं दो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन खैर आई हैव सीन ए कपल ऑफ हिज प्रोग्राम्स जो मोहम्मद हारून साहब ने किए हैं कुछ चैनल्स के साथ। तो आई फाउंड हिज, जिसे आप कहें, आई फाउंड हिज आर्गुमेंट वेरी इफेक्टिव। तो इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से सारी बातें बताया है कि किस तरह से फीजिबल है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी काम होने लगे उसके प्रोस से ज्यादा उसके कॉन्स निकालने वाले लोग आ जाते हैं सामने। तो आई डोंट नो, ये तो खैर इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ नहीं गवर्नमेंट ने तो डिसाइड देखें अली भाई कर लिया कि पाकिस्तान जो है उनको बिजली का जो टैरिफ लगाएंगे वो अराउंड कोई 7-8 सेंट्स तक जाएगा, विच इज क्वाइट फिजिबल एज फार एज। अगर आप उसको अपने इस टैरिफ पे लेकर आएंगे जहां पर आप उसको 25-24 सेंट्स आप उसको चार्ज करेंगे, विच इज नॉट फिजिबल। लेकिन जब वो टैरिफ के बदले उनको जब वो बिटकॉइन देगा तो जाहिर सी बात है वो बिटकॉइन रिजर्व में चले जाएंगे पाकिस्तान के, और ये एट अ टाइम एट द मोमेंट जा रहे होते हैं। यानी कि जैसे आप मशीन को आप कपल करते हैं अपने नेटवर्क के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि पता है आपको इस वक्त तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा मशीनें इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं दुनिया भर में। किसी के पास 10 लाख मशीनों का माइनिंग पूल है, किसी के पास लाख का है, किसी के पास 5 का है। डिपेंड करता है किसकी कितना साइज है, वो कितना बिजली जो है वो ला सकता है उसके अंदर नेटवर्क में। और 150 टेरावाट जो है वो बिजली कंज्यूम होती है। तो पाकिस्तान जब अपनी ये 2000 में से 1800 मेगावाट जब देगा इसको, तो जाहिर सी बात है वो माइनिंग भी करेगा उसमें, और माइनिंग करने के बाद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिवॉर्ड मिलेगा वो उसके वॉलेट में जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी तो उसमें मुझे 101% नजर आती है, ताकि एक आम आदमी भी देख सके पाकिस्तानी कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान जब बिजली दे रहा होगा तो उसके बदले इसको कितने बिटकॉइन हासिल हो रहे होंगे। और एक टाइम बाद जाके 5 साल 10 साल बाद जब पाकिस्तान का अपना रिजर्व चला जाएगा 4-5 हजार बिटकॉइन पे, एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि माइनिंग फर्म के बाद अपना रिजर्व होगा, हमारा रिजर्व अपना होगा जो हम टैरिफ के बदले ले रहे होंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब हमें 5,000 बिटकॉइन मिल जाए और कल को अगर ये बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है अगले 5-10 सालों में $1 मिलियन, तो आप अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान could have easily almost $10 billion और $5 to $10 billion वर्थ ऑफ रिजर्व। और ये एक ऐसा रिजर्व होगा कि जिसमें आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। जिस तरह लोगों के पास, कंट्रीज के पास ऑयल रिजर्व है, कमोडिटी रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, पाकिस्तान के पास कोई इतने हैवी रिजर्व है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर सके, पाकिस्तान के जीडीपी में रोल प्ले कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और मेरे ख्याल से ये अगले 5 से 10 साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही आपको पता है हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है बिटकॉइन नेटवर्क की। मैं माइनिंग ये एक अलहदा समुंदर है। माइनिंग के ऊपर हम जब जाएंगे तो मैं फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। देखिए माइनिंग एक अलहदा समुंदर है, हर फील्ड एक, मतलब क्रिप्टो की ना एक अपनी एक इकोनॉमी है जो मैंने अंडरस्टैंड किया है। इसमें हर चीज की अपनी एक फील्ड है। वो लोग जैसे इनका जो फोकस होता है कि टोकन जब पैदा हो रहा हो तो ये उसके पास पहुंच जाते हैं, उसके माँ बाप के पास, कि बच्चे का नाम क्या रखोगे। ये हारून साहब की स्पेशलिटी है। ये बताते नहीं है वैसे, लेकिन मैंने कुरेद कुरेद के इनसे निकाल ली है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो ही कोई टोकन पैदा होने वाला होता है ये उसके माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं और उससे जाकर पूछते हैं बताओ इसका नाम क्या है, तो वो फिर इनको पता लग जाता है। लेकिन मैं अब इनके तरफ एक और चीज से आऊंगा। ज्यादातर लोगों ने एंट्री ली क्रिप्टो के अंदर, हारून साहब उन्होंने एंट्री ली एक्सचेंज के जरिए। कोई डू योर ओन रिसर्च नहीं की उन्होंने। जैसे स्टॉक में लोग कूद पड़ते हैं ऐसे ही उन लोगों ने देखा यार लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं, इसमें एक का 100 बन जाता है, एक का 1000 बन जाता है। वो एक्सचेंज पे चले गए। एक्सचेंज पे जाकर उन्होंने क्या किया, देखा सबसे ज्यादा टोकन कौन से आ रहे हैं जो कि बिक रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने जनाब
एक मिसाल देता हूं आपको, हाइप क्रिएट हुई पाकिस्तान के अंदर फरवरी में, आपको पता होगा जी फरवरी में, जब बाकी में मार्केट बिल्कुल ब्लोट हो चुकी थी, ठीक है। बिटकॉइन सीजन अपना, मतलब आप समझें कि आसमान पे बहुत कम ऐसे होता है कि दोनों सीजन आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, लेकिन ये बहुत दफा हुआ पिछले साल के अंदर कि बड़े नजदीक नजदीक रहे। क्रिप्टो की दुनिया में एक बिटकॉइन सीजन होता है, एक ऑल्ट कॉइन सीजन होता है, यानी बिटकॉइन के अलावा जितने हैं वो सब ऑल्ट कॉइन है। तो ये बड़ा नजदीक नजदीक सीजन आया, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, मैं आपको बताऊं। अब पाकिस्तान में लोगों ने देखा कि लोगों के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, लोग बिल्कुल परेशान हो गए। लोगों ने कहा कूद पड़ो, ये बिटकॉइन में कूद पड़ो, किसी ने कहा साहब कूद पड़ो उसमें क्रिप्टो में कूद पड़ो। सबने अपने एक्सचेंज पे जाके अकाउंट खोल लिए। अब मैं आपके सामने सिनारियो बता रहा हूँ, सिनारियो में जाए वो आपको पता होगा, एक लिस्ट आ रही होती है उन टोकन्स की जो कि ज्यादा बेचे और खरीदे जा रहे होते हैं, वो टोकन उन्होंने खरीद लिए। अब वो टोकन ऐसे थे जो कि ऑलरेडी बहुत ब्लोट हो चुके थे, अपनी पीक सेट कर चुके थे, लोगों ने ले लिए। लेने के बाद मार्केट 17 के बाद ऐसे गई। अच्छा, बिटकॉइन भी हिट हुआ, अभी बिटकॉइन रिकवर कर गया, लेकिन मैं आपको बताऊं बिटकॉइन बीच में ठीक ठाक बिटकॉइन ने हिट ली। सबर करने वालों ने रखा अपने पास, लेकिन बाकी जिन्होंने, जो डर गए उन्होंने, तो वो लोग तो बोल रहे हैं यार हमारा एक का मतलब 10 का एक रह गया। तो वो लोग फिर बाहर हो गए, मार्केट से भाग गए। वो उन्होंने कहा बकवास है, सबको यही बोल रहे हैं यार ये बकवास है। आपने सुना होगा ये। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सॉरी मैंने थोड़ा हार्श वर्ड यूज किया, कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरों को जाकर यही बोल रहे हैं कि यार हमने लगाया, देखो हमने लगाया 10 रुपए लगाए, 1 रुपया मिला हमें, तो वो घबरा गए। होता क्या है कि जब कोई आम जो ट्रेडर होता है, जब जैसी वो एंट्री लेता है फर्स्ट टाइम, उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो सबके पास आ चुकी होती है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बीइंग एडवाइजर, मैं ये एडवाइस करता हूं कि आप वो प्रोजेक्ट लें, आप उस क्रिप्टो लेयर 2 टोकन या लेयर 1 का कोई भी ऐसा कॉइन जो आप समझते हैं जिसकी न्यूज आपके पास नहीं आ रही, जिसकी र्यूमर आ रही है, वो आपको र्यूमर आपको तलाश करनी पड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से लॉगिन करके कहते हैं यार वो सुनने में आ रहा है ये वाला टोकन ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो ऊपर कितना जाएगा ये तो पता ही नहीं होता, क्योंकि वो जो खबरें आ रही होती सारी वो ऊपर जाके ही आ रही होती हैं। लोग यहाँ पे आगे गलती करते हैं। आई रिमेंबर इन 2017 व्हेन आई परचेज फर्स्ट टाइम रिपल एट द प्राइस ऑफ 9 सेंट्स। जब मैंने वो खरीदा XRP को, मैंने पढ़ा कि वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने जा रहा है। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी टेक्स 72 आवर्स और रिपल टेक्स हार्डली 37 मिनट्स, यानी कि मिलियन बिलियन डॉलर जो है आप रिपल के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जहां पर आप बड़ी बड़ी रेमिटेंस या टेक्नोलॉजी है या एक फंड के जरिए आप लेकर आते हैं, क्योंकि वो पिगी बैक करता है रिपल के सिस्टम पे। हुआ ये कि व्हेन आई परचेज फर्स्ट टाइम रिपल व्हेन द प्राइस वाज 9 सेंट, जब मैंने बताया लोगों को, बताया कि भाई ये 9 सेंट का है, उसने कहा जानता कोई नहीं है। भाई जानता नहीं, इंपॉर्टेंस है, वैल्यू नहीं है। लोग समझते हैं कि नहीं बिटकॉइन की वैल्यू है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो खाली 3-4x किया, और जो रिपल था वहां से 9 सेंट से वो $2 पे मैंने जाके सेल आउट किया। सो आई मेड इजीली 18 टाइम्स, यानी कि 18 टाइम मैंने बनाया, वो भी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज वेरी न्यूबी। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग ये आई कि मार्केट में आप वो चीज कभी ना खरीदें जिसकी ऑलरेडी हाइप क्रिएट हुई हुई है और लोग उसकी बातें ज्यादा कर रहे हैं। मैं हमेशा वो प्रोजेक्ट खरीदता हूँ, मैं वो प्रोजेक्ट की रिसर्च करता हूँ, या मैं वो प्रोजेक्ट किसी सिग्नल वाले से मैं बाय करता हूँ, बड़े बड़े ग्रुप से। जो इंपॉर्टेंस तो होती है प्रोजेक्ट की, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि वो 2 मिलियन 5 मिलियन या ओनली $1 मिलियन की मार्केट उसकी कैप होती है, और उसने जाना $1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन से $1 बिलियन जाना इस 1000x इज नॉट वेरी इजी। इतना बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले बिलीव लाना पड़ता है कि आया कि वो प्रोजेक्ट वाकई है, फिर उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च की जाती है, उसका ऑडिट किया जाता है। और मजे की बात यह कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो खुद जब हेवीली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खुद इससे पहले एक रिसर्च करके बैठे होते हैं। ठीक है, हमारा पैसा तो बहुत मामूली सा होता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख डॉलर का, मेरे अपने क्लाइंट का या मेरे अपने जिनको पता होता है। बट एज फार एज अ वेल ग्रुप इज कंसर्न, या दूसरे बड़े ग्रुप VCs जिसको हम कहते हैं आर कंसर्न, उनकी एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। दे इन्वेस्ट 100, 200, 400 मिलियन डॉलर, जब भी तो उसकी मार्केट कैप जाती है $1-2 बिलियन पे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का वो फुल ऑडिट करके बैठे होते हैं कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्लॉ तो नहीं है, इसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कोई आप समझ लें कि उसकी जो कोडिंग कोई ऐसी डिजाइन तो नहीं की हुई कि कल जाके वो रख पुल हो जाए। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दी एक्सपेक्ट्स, ऑल दी एनालिसिस कि आया कि इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है। तब जाके आई रियलाइज कि हाँ यार ये वाला प्रोजेक्ट है, और मेरे पिछले कई प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की और 2020-21 की, जैसे वी चेन हो गया, इसके अलावा SLP हो गया, इसके अलावा प्रॉस्पर हो गया, इसके अलावा EasyFi हो गया। मतलब जहां आराम से हमने 20x, 50x, 100x हमने बनाए इसमें। द टाइम कम्स हियर अगेन, और ये वक्त आ गया है। और इसी तरह आपने देखना होता है कि कौन सी करेंसी आपको लगता है कि वो मार्केट में उसको लोग अभी नहीं जानते, उसकी वर्थ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है उसकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको देखना चाहिए।
अच्छा, ये तो एक आपने, चूंकि आपने बताया, आपने जाहिर बात है रिसर्च का बताया, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं लोगों की कंटेंशंस, क्योंकि मैं लोगों के ना इंटरव्यू लेता रहता हूं कि भाई बताइएगा आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोगों ने मुझे यही बताया कि जी हमने, अच्छा यही इनिशियली पहले मेरा एक्सपीरियंस होता था, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, मैं उनसे कहता था यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कहते थे यार कभी फायदा, मजे की मार्केट ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, मार्केट चढ़ रही होती है हम वहीं खड़े होते हैं। मैंने इन लोगों को कहा कि यार ये तो एक बड़ा एडवांस्ड, मतलब या तो आपके पास कोई फंड मैनेजर होना चाहिए, तो मे बी यू कैन, दैट्स वाई बहुत सारे लोगों को मैं कहता था आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता तो कोई रिटर्न वगैरह का। इसी तरह जब आप क्रिप्टो मार्केट में आते हो, देखो क्रिप्टो एक समुंदर है। अभी तो अगर हम बात करना शुरू करें ना, यकीन करें पूरा साल 365 दिन हम प्रोग्राम करें ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिप्टो के हर एरिया को हम टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ओपन सिस्टम है कि सारी दुनिया के अंदर पता नहीं कितने लोग इस पर काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। आपने एक मीम कॉइन का नाम लिया, इनके साथ अगले दिन बात हो रही थी, अब लेगेसी टोकन का आ गया फैशन, कुछ लोग लेगेसी टोकन निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि फिर उसके बाद ये मीम कॉइन का तो एक था ना, मीम कॉइन के अलावा क्या हुआ कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आ गई, बहुत सारी एप्स ऐसे आ गई जो आपको अलाउ कर रही थी कि आप अपना खुद बनाए टोकन। और उसमें आई डोंट टेक द नेम, बहुत सारे लोग तो क्रिप्टो वाले नाम भी ले रहे हैं कि जी फला ऐप लगा ली, गलत लगाई, ये नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन ये एक फैक्ट है, लोगों ने उसमें कमाया, लोगों ने उसमें कमाया। एक बहुत टॉप रेटेड टोकन आज के दौर में मौजूद है, जो कि ऐप से ही क्रिएट किया गया था, और उन्होंने यही एक एज अ सिंबॉलिक उन्होंने आपको बताया कि देखो हमने ये किया। ऊपर से चेन्स इतनी है दुनिया में, जैसे इन्होंने लेयर 1 का बताया, लेयर 1 का इतना काम हो रहा है, बाकी तो छोड़ दो आप, लेयर 1 पे इतना काम हो रहा है दुनिया में, पता नहीं कितने रिसर्चर लगे हुए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपना लेयर 1 खुद बना रही है, बाहर आप लोगों को एक्सेस नहीं है उसका। ये भी ऐसे भी हैं जो मैंने पढ़ा है, वो ये कि अपने ट्रांजैक्शन या अपनी निजाम को चलाने के लिए अपनी कंपनी के उन्होंने टोकन बना लिया, उससे वो अपनी कंपनी का सारा निजाम चला रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आपको नहीं है रसाई उन टोकन्स तक, लेकिन वो खुद अपना काम चला रहे हैं। फिर ये इन्होंने बताया, बहुत पहले इनसे बात हुई तो इन्होंने RWA बताया, रियल वर्ल्ड एसेट्स का। उन्होंने पाकिस्तान में शायद ट्राई भी किया, यहाँ तो खैर आइडिया बिफोर टाइम था, लेकिन दुनिया में काम हो रहा है, अच्छे टोकन है इसके रियल वर्ल्ड एसेट्स। क्योंकि देखिए टोकनाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में फिजिकल फाइल का एक बड़ा अमल दखल है, ठीक है, पाकिस्तान में स्पेशली। उसकी जगह, फाइल की जगह अब आ जाएगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टोकन। लेट सपोज हमारे पास एक प्लॉट है, हम एक बिल्डिंग तैयार करने जा रहे हैं 11,000 स्क्वायर फीट पे। अब उस 11,000 स्क्वायर फीट पे लेट सपोज उसमें इतने फ्लोर्स हैं और समझ लें कि उसमें इतने यूनिट हैं, 100 यूनिट लगा लें आप अंदाजन आप, तो 100 यूनिट के हिसाब से जो भी बनता है हमारे पास, अब वो 100 फाइल्स होंगी, वो आपके एरियाज में गर्दिश कर रहे होंगे, उसकी डुप्लीकेट भी बन सकती है, उसकी ट्रिप्लीकेट भी बन सकती है, और पीपल स्टार्ट मेकिंग सम स्कैम्स कि जहां पर वो एक फाइल को 3 फाइल में आगे करके भेज दें, उनको जाके चेक ही ना करना पड़े कि यार इस बिल्डिंग में जो है वो पता चला 100 नहीं बल्कि 300 के यूनिट बिक रहे हैं। लेकिन जब हम टोकनाइज की बात करेंगे, उसमें तरीका ये होता है कि आप टोकन इशू करेंगे, उसकी अपनी एक प्राइस होगी, एक उसकी एक अपनी कैप होगा उसकी, उस प्राइस के ऊपर। जब आप उसको लॉन्च पैड पे या किसी भी जगह उसको आप लॉन्च करेंगे विद Web3 वॉलेट के साथ कनेक्ट करके, तो आप उसके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक टोकन आप इशू कर देंगे। आपने कहा कि चलो ठीक है, एक टोकन जो होगा वो 1 स्क्वायर फीट हो गया, तो 11,000 का मतलब हो गया 11,000 इज सर्कुलेटिंग। आपने उसमें से 11,000 में से आप अभी 40% आप करेंगे अनलॉक, बाकी आप करेंगे लॉक। जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिकली द प्राइस विल गो अप, लोग उसको परचेज करेंगे, जितना जितना टोकन आएंगे उसके हिसाब से आपको स्क्वायर फीट। अभी देखें बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई, अभी बिल्डिंग तैयार हुई, 6 महीने इसकी मार्केटिंग होगी। जैसे ही वो आपको उसकी पोजीशन चाहिए होगी, आप कहते हैं कि नाउ आई वांट टू टेक सम ओनरशिप, आपको जाके वो टोकन जो है उनको देने पड़ेंगे उस कंपनी को। उसके पीछे 2 प्रोसेस हैं, या तो वो ले लेंगे आपसे टोकन और उसके बदले उसको USDT लेके अपने पास पार करके आपको दे देंगे इसकी ओनरशिप थ्रू ब्लॉकचेन, यानी कि उस ए यूनिट की जो ब्लॉकचेन पे उसका इंदराज होगा वो आपके पास आ जाएगा। यू विल हैव द प्राइवेट कीज, आपके वॉलेट में वो NFT की सूरत में वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यानी कि आपने इतने, फर्ज कर लें कि आपने 11,000 टोकन थे, आप ही के पास अगर 500 टोकन थे, तो आपके पास 500 के हिसाब से जो स्क्वायर फीट होगा, एक यूनिट आपके पास वो ऑटोमेटिकली NFT के तौर पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपने टोकन कर दिए सरेंडर। अब वो जाके क्या करेगा, अब सवाल ही पैदा होता है कि पैसे तो आपने लगाए, इसमें वैल्यू बढ़ गई, जैसे ही वो खरीदेगा ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, फॉर बिल्डिंग पर्पस उनमें से कुछ टोकन को वो करेंगे अनलॉक। अब जाहिर सी बात है वो बेचेंगे, प्राइस नीचे भी आएगी, उसको वो कन्वर्ट करेंगे USDT में,
और उसकी मालियत इतनी पहुंच चुकी होगी कि उससे वो बिल्डिंग को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन को। ये एक नया मॉडल आ गया, बिल्कुल, एक दुनिया में नया एक आपको फाइनेंसिंग का नजर एक आएगा। नया इसको मॉडल आ थोड़ी गया। सी, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें जो है आपको प्रॉज एंड कॉन्स भी आएंगे, इसमें गलतियां भी हो रही होंगी, इसमें कहीं मिसहैप भी, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है कि टोकनाइजेशन में हम टोकन इशू करेंगे स्क्वायर फीट के हिसाब से, और एनएफटी के तौर पे हम उसको दे देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह ये 11,000 यूनिट यानी कि 100 यूनिट जब बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली 100 फाइल यानी कि 100 ब्लॉकचेन के ऊपर इंदराज हो जाएगा। अब जैसी मेरे पास एक फाइल, आपके पास एक फाइल आ गई, यू वांट टू सेल इट एनीबॉडी, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, फिर किसी और के पास ट्रांसफर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि आप उन फाइलों के अपने रेट जो है ना वो ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, जो नॉर्मली हमारे मार्केट में चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डुप्लीकेशन के इश्यूज नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको ट्रिप्लीकेशन के इश्यूज नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई एडमिन कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको जो है बहुत ज्यादा स्टाफ रखना नहीं पड़ेगा। मैं एज ए बिल्डर के तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये दुबई में अगर देखा जाए तो ये चीज शुरू हो चुकी है, बाकी भी जो है वो कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इस चीज को लाया जाए। तो सारी बातें भाई एक ही शो में हम नहीं करेंगे, क्रिप्टो शो में। तो आज के लिए बस यही है कि इसकी समरी आप पूरे पाकिस्तान में ही बल्कि शायद पूरी दुनिया में ही आपको मीनिंगफुल प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे क्रिप्टो के। दिस इज आई थिंक दिस विल बी अ स्टार्ट, और मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग क्रिप्टो के मौजू के ऊपर डिस्कशन करते हैं उनके साथ बातचीत करूं, कुछ लर्न करूं, कुछ आपको भी सीखने का मौका मिले, और कुछ रेगुलरली ये एक प्रोग्राम के तौर पर आपके सामने पेश करता रहूं, लाइव भी करूं, रिकॉर्डेड भी करूं, और जो इश्यूज इस वक्त ऐसे हों कि जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है उन पे हम बातचीत करते रहें। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप आज हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन के अंदर शामिल हुए। एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुद के भाई मुझे टाइम दें, ताकि ये मुझे इनसे सीखने का मौका भी मिले। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो मैं इनसे टाइम लूंगा, ये थोड़ा बहुत टाइम मुझे देंगे, क्योंकि आजकल तो सारा ये काम है ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपको बड़े मजे की बात बता दूं कि ना पाकिस्तान में ना और किसी मुल्क के अंदर मैंने देखा है कोई मीनिंगफुल डिस्कशन हो रही होती है पढ़े लिखे लोगों के दरमियान। ज्यादातर जेनजी या मिलेनियल्स होते हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाइप डिस्कस हो रही होती है, वो एंथुजियाज्म डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहे होते। शायद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आई एम not from that generation, but I'll say that I also wanna be from that generation, क्योंकि ये आप ही लोगों का खेल है, और आई थिंक यंग जनरेशन जो होगी वो आगे चल के इसको स्पेयर हेड भी कर रही होगी, और मेरा ऐसा ख्याल है कि स्पेयर हेड तो कर रही होगी यंग जनरेशन, लेकिन पैसा सारा जो है वो मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों के पास है। बुरा ना मानिएगा, मैंने रियलिटी आपको बता दी, और उनको ये आइडिया क्लिक नहीं कर रहा। मैंने बहुत कोशिश की है उन लोगों को कन्विंस करने की, मिडिल एज लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, एल्डरली लोग तो बिल्कुल नहीं समझना चाहते। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग भी टाइम निकालें, देयर इज नो हार्म, क्योंकि ये पैसा है और ये कोई जोक नहीं है, जैसे इन्होंने बताया कि अब स्टैब्लिश हो चुका है। तो वील कीप टॉकिंग अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर मैं वॉचिंग। आखिर में कुछ जी अपनी जी, बात अपना ऐड करना करें, चाहता हूँ प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का लिए आसिफ भाई। अच्छा, इसमें देखें जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था, शुरू में भी मैंने इसे कहा कि वी आर इन द बुल रन फेज। ये क्रिप्टो का बुल रन फेज है जो हर 4 साल बाद आता है, यानी कि ये आपको 2017 में, 2021 में, नाउ इन 2025। थोड़ा डिले जरूर है, लेकिन ये कि बुल रन के हम फेज में हैं, और अभी एक जो गोल्डन एक्यूमुलेशन कहलाती है, जहां पर ये बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, दे स्टार्टेड बाइंग ऑल्ट्स कॉइन एज वेल। आपको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि अभी एक पैनिक आया मार्केट में और मार्केट को उन्होंने नीचे क्रैश किया। जो वीक हैंड्स होते हैं वो हमेशा से टोकन भेज देते हैं स्कॉप के साथ कि हम मजीद नुकसान ना कर जाएं, लेकिन आज वही प्राइस उनको अपनी जो सेलिंग प्राइस थी वो उससे ऊपर चले गए हैं, और वो चले भी जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जरूर उनकी एक आप समझ लें कि मैनिपुलेशन होती है, और हमें कहा यह जाता है कि आप इसको ना बेचें, इसको अपने पास रखें, और मजीद चाहें तो खरीद लें और इन्वेस्टमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले वक्त में अगले 5, 6, 8, 10 महीने के अंदर आपको एक अच्छा खासा आपको एक रिटर्न मिल जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हारून साहब का कांटेक्ट इन्फो ये वीडियो के कमेंट्स में लगा रहे हैं, आप प्लीज वीडियो के कमेंट्स के अंदर हारून साहब ये अपना कांटेक्ट, ईमेल या जो भी सोशल मीडिया के जरिए आप शेयर कर दें, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो अगर इनसे रब्ता करना चाहें या इनसे कुछ लर्न करना चाहें तो वो इनसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।